Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles आपके सामने हैं. I'll talk about them in detail. I'll give you a brief about कि अच्छा ये हम cover कर रहे हैं ताकि आपको end तक you stay connected and you know कि अच्छा इस सेशन में आप जो अपना टाइम लगा रहे हो उसमें ये सारे टॉपिक्स आज कवर होंगे. ठीक है जी. चलिए तो सेशन शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल जो पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्या इनका मिशन है, कैसी ये बॉडी है, क्या इसके फंक्शंस हैं, वो सारी डिस्कशन होगी. जीएस पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, हेडक्वार्टर, मेंबर्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सारी बातें होंगी. इसी के साथ साथ हम यूएन क्लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे, ये क्या है. सो विल टॉक अबाउट इट. देन यू हैव स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट. कल भी हमने क्लाइमेट के बारे में बात करी थी जब हम वी वर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट फायर्स, और फॉरेस्ट फायर्स के बाद जब हम राइजिंग टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो हम उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे थे कि ये जो टेम्परेचर का राइज है तो इससे मेरी टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है. वी कनेक्टेड विद दैट ऑल्सो, राइट. तो आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे. जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. यू कैन मेंशन द रिपोर्ट देयर. इसके जो हाईलाइट्स होंगे वो मैं आपको बता ही दूंगी. अगला जो आर्टिकल है दैट इज इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन इकोनॉमी. तो बेसिकली विल टॉक अबाउट IPHE. इसकी शॉर्ट फॉर्म है. व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट इट सर्व्स एज, कितने मेंबर्स हैं इसमें, ये सारी डिस्कशन होगी. सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो हाल ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इनॉग्रेटेड फार्मर्स मीट, कृषि सम्मेलन, and that was organized by ICAR, Central Plantation Crops Research Institute, right. With तो CPCRI, Central Plantation Crops Research Institute का मैंडेट, when it was established, right. तो वो सारी डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल में. If time permits, then we'll talk about MSME sector also. तो वो देखेंगे, अगर टाइम मिला तो MSME सेक्टर के बारे में बात करेंगे आज. अदरवाइज विल टेक इट इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है जी. एंड मेक श्योर कि जब भी आप सेशन अटेंड कर रहे हो यू हैव पेन एंड पेपर अलोंग विद यू, सो दैट कुछ भी इंपॉर्टेंट जैसे होता है ना, शॉर्ट नोट्स अपने बनाने हो तो आप साथ साथ बना सकते हो. फिर सेशन अच्छा लगता है तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट. कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे दिया करो. शुरू करते हैं आज का सेशन. सॉरी, थोड़ा कोल्ड है इसीलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम आज आपको दिख रही है. बट आई होप कि पढ़ने में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही एंड यू विल कोऑपरेट आज के लेक्चर में. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ 34 microbiology labs across the country. So FSSAI is working towards creating 34 microbiology labs that will be equipped with, जहाँ पर बेस्ट ऑफ क्या होगा, इट विल बी equipped to test food products. So food products की टेस्टिंग. तो यहाँ हम बात करेंगे FSSAI के बारे में. फुल फॉर्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है. Guardian for Food is your FSSAI. So it's like a guardian for food in India. मैं आपको पहले सिंपल बेसिक टर्म्स में बता रही हूँ. एक ना बहुत ही इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेक श्योर करती है जैसे जो खाना हम खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. आज एक चिप्स का पैकेट खाओ, कहने का मतलब है जब खाते हो तो देखो उसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ है. वो चीज़ें यही होता है कि यू आर अवेयर अबाउट थिंग्स, राइट.
किताबी कीड़ा नहीं बनना है अपने को, हमको यहाँ पर 11th-12th में या 7th-8th में रट्टा मार के पास नहीं होना है। आप एक यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, पहाड़ों पे हो, तो आपको पता हो कि अच्छा मैंने अभी कौन सा रास्ता लिया था, ये कौन सी नदी यहाँ से बह रही है, किसको जाकर ये मिलेगी, और कौन सी नदियाँ मिलके ये नदी बना रही हैं, वहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन आपको देखने को मिली, कैसे क्लाउड्स देखने को मिले, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, राइट। अगर आप टूथपेस्ट आप कर रहे हो तो कभी आपने पढ़ा हो कि उसमें क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स वाले कॉलम में चले गए, राइट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये क्यूरेटिव माइंड जो है ना, ये उसकी निशानी है। और ये ही चाहिए कि जो जानने का इच्छुक हो, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि चलो इतने मेंबर्स होते हैं, इतना हेडक्वार्टर, बात खत्म। तो वो अगर इतने तक ही आप सीमित हो तो बात नहीं बनेगी। अगर आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया कि अच्छा यार इसके फंक्शंस भी देख लेने चाहिए थे, तो आप समझो कि आप सही डायरेक्शन में खुद से आना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे FSSAI है, इट मेक श्योर कि इनका मेन जॉब क्या है, टू सेट रूल्स, स्टैंडर्ड्स फॉर फूड, मेक श्योर कि जो बिजनेसेस हैं जो फूड हैंडल कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द रूल्स प्रॉपरली, राइट। सो दे एनकरेज दीज बिजनेसेस कि गुड प्रैक्टिसेस यूज करें व्हेन यू आर मेकिंग फूड, कीपिंग योर प्लेसेस क्लीन। So recently they are working on setting up 34 labs across India जो कि specialized होगी in testing food, right, for कोई भी मतलब harmful or microorganisms and all that. So they will help you ensure that food that we eat is safe and is healthy. तो FSSAI के बारे में बात करूँ तो ये एक autonomous body है, ठीक है जी। It is established under Ministry of Health and Family Welfare, मिनिस्ट्री याद में रखो, ऑटोनमस बॉडी है, दे ध्यान में रखिए। अब ये जो बॉडी है, ये जो अथॉरिटी है, कौन सा एक्ट इससे जुड़ा हुआ है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ठीक है जी। पर्पस इसका क्या है, इट इज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन इन इंडिया। तो ये सेट करती है ग्लोबली बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स फॉर फूड, इंश्योर करती है कि जो फूड बिजनेसेस हैं दे एडहियर टू दी स्टैंडर्ड्स, दे अडॉप्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, हाइजीन प्रैक्टिसेस, एंड अल्टीमेटली एनेबल सिटीजंस कि यू हैव एक्सेस टू सेफ एंड राइट फूड, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसके फंक्शंस पे। जब आपको FSSAI के बारे में पता चल गया, अगर आपके पास फंक्शंस, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू नो वेल, they make rules, yes, they watch over the safety of food to protect people's health, yes. FSSAI set standards. Do they set standards and guidelines for different types of food? Yes. They decide who can sell or make food by giving licenses? Yes, right. Anyone who is selling or bringing food into India, they must have license from FSSAI? Yes. ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, लाइंस में यही लिखी हुई है इन जनरल डिस्कशन के तरीके से। FSSAI checks that food that comes into India and they check that food, they make sure it doesn't have anything harmful. मैं ये बहुत लेमन टर्म में आपको समझा रही हूँ। They make sure कि जो labs testing food, they meet certain standards, वो भी they can be trusted. So they take care of food certification in India. They set up ways to make sure that food businesses follow their rules. They certify that they are doing a good job keeping food safe. तो regulation का काम, supervision का काम, layout standards and guidelines, yes. Anyone selling or importing food in India needs a food license issued by FSSAI, yes. They carry out food import controls, yes, कि कोई harmful ingredient उसमें नहीं हो. Responsible for food certification in India, yes. ठीक है, ये हो गया अपना FSSAI के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Council of International Seabed Authority commenced the first part of its 29th session. तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। डीप ओशन में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, टू मेक श्योर कि दे डू इट रिस्पॉन्सिबली, फेयरली, राइट, तो ये काम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एक ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1994 में ये एस्टैब्लिश हुई थी to regulate mining and all the other related activities in the international seabed beyond national jurisdiction. That is an area that includes most of the world's oceans. मैं layman terms में बताती हूँ।
माइनिंग एक्टिविटीज को लेके एक रेफरी की तरह काम करती है ये अथॉरिटी, राइट. सो इट वाज सेट अप इन 1994 टू मेक श्योर कि जब parties mean like when you're mining minerals, when people mine minerals from the seabed, countries mine minerals from the seabed मतलब जो ओशन फ्लोर होता है. सो बियॉन्ड एनी कंट्री, अब ये एरिया के बाद कंट्री, किसी भी कंट्री का दैट इज बियॉन्ड कंट्रीज कंट्रोल, तो आप वहां पर रिस्पॉन्सिबली और वो काम फेयरली करें. तो ये जो अथॉरिटी है ना, इट वॉज क्रिएटेड एंड देयर इज अ वेरी बिग agreement. So it came into existence upon the entry into force of 1982 United Nation Convention on the Law of Sea. ये agreement जो है, ये जो कन्वेंशन है, it decided the rules एक तरीके से for the oceans. मतलब who gets to do what in the areas that are beyond country's border, right? So it codified international law regarding territorial waters, sea lanes, ocean resources, right? So it organizes and controls all the mineral resources related activities in the area for the benefit of humankind as a whole. इसका हेडक्वार्टर आपको किंगस्टन जमैक्शिया के अंदर देखने को मिलेगा. अगर मैं 2023 तक की बात करूं तो अभी इसके अंदर 169 मेंबर्स हैं. इंपॉर्टेंट है, 168 मेंबर स्टेट्स हो गए एंड यूरोपियन यूनियन मेंबर्स से यूपीएससी सवाल पूछती है. तो जो आईएसए है, इसके दो मेन काम है. पहला तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग परमिशन, लाइसेंसेस and overseeing activities like exploring, mining minerals from the ocean floor in the areas that are beyond any country's control. So it grants licenses and regulation activities. दूसरा, it protects the environment and fair use of resources. मतलब ISA make sure कि जो activities हैं ये ocean environment को harm नहीं करें. And everyone gets a fair share of the resources. So they want to make sure that ocean mining is done in a way that is fair to everyone and does not damage the ocean ecosystem. राइट. तो ये दो इसके मेन फंक्शंस हैं. रही बात स्ट्रक्चर की, तो एक तो असेंबली है. सुप्रीम अथॉरिटी इज द असेंबली, जिसके अंदर ऑल द आईएसए मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड. ठीक है. सो असेंबली जनरल पॉलिसीज हो गई, वो डिसाइड करती है. दे मेक बजट्स, दे चूज अ स्मॉलर ग्रुप, देन दैट इज योर काउंसिल. दे इलेक्ट 36 मेंबर काउंसिल. काउंसिल इज लाइक द एग्जीक्यूटिव टीम, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी of the ISA. So they approve contracts with companies, governments for mining. They make sure that rules are followed, set up temporary rules also until the assembly approves them. ठीक है जी. Council oversees the implementation of the seabed provisions of UN clause. So ये सारा काम जो है वो council का है. And you have a secretary general of the ISA that is nominated by the council and elected by the assembly to a 4-year term. तो ये 4-year टर्म ध्यान में रखिएगा. एक मैनेजर की तरह आप लगा लीजिए, मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग रन्स स्मूथली. फैक्ट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज. इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ सी कन्वेंशन और द लॉ ऑफ सी ट्रीटी. एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट एस्टैब्लिशेस अ लीगल फ्रेमवर्क. सो इट एस्टैब्लिशेस रूल्स, laws for everything that happens in the ocean. So it wide range of activities को cover करते हैं and the issues सबको cover करते हैं that are related to marine and maritime activities. So a comprehensive regime they lay out of the law, order. So it set a proper system to manage the oceans, making sure that everyone knows what they can and they can't do in different parts of the ocean, right? So establishing rules that are governing all the uses of oceans and their resources. So it became effective on 16th of November 1982. It covers a wide range of issues. तो यहाँ पर जब issues की बात आती है तो UN clause की बात करें तो the definition of maritime zones, rights and responsibilities of coastal states, conservation and management of marine resources, protection of marine environment and peaceful settlement of disputes. So it provides a way for countries कि आप अपने conflicts को भी peacefully resolve करें if they have disagreements, right? So it emphasizes the importance of keeping oceans clean, healthy. It includes rules for कि अच्छा how countries should take care of marine life and resources to make sure that they are not overused, damaged. तो ये सारा काम ठीक है जी. इस एग्रीमेंट के अंदर इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ जो भी सारे इश्यूज आते हैं वो सब.
अगला जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि एज पर द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट पब्लिश रिसेंटली 2023 जो है, इट वाज फाउंड टू बी द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। जीएस पेपर 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो अगर कोई रिपोर्ट है तो कौन पब्लिश करता है? हर साल पब्लिश होती है, हाँ जी, पब्लिश बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Many of the experts and partners they contribute to the report. UN organization, National Meteorological Hydrological Services, so काफ़ी हैं। तो ये सब जो है they contribute to this particular report and this report is published by, सबसे पहले तो यही ध्यान में रख लेना, WMO। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये आपके मेंस के लिए काम आएगा, प्रीलिम्स के लिए भी काम आ सकता है। ये कहती है कि 2023 जो था ना वो हॉटेस्ट ईयर रहा है अभी तक का एवो रिकॉर्ड, एज पर दी रिकॉर्ड्स। एवरेज टेम्परेचर अक्रॉस द वर्ल्ड इट वाज 1.45 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन बिफोर फैक्ट्रीज एंड cars started releasing a lot of greenhouse gases into the air। तो हम बात कर रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन की। तो उससे 1.45 डिग्री सेल्सियस वार्मर रहा है। तो इसका मतलब इट इज द वार्मेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। इट वाज द वार्मेस्ट 10-year पीरियड ऑन रिकॉर्ड। और एन एवरेज डे इन 2023 नियरली 1/3, मतलब अगर मैं आगे बात करूं हीट वेव्स की, मेराइन हीट वेव्स की, नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन वर हिट बाय एक्सट्रीम हीट वेव्स। फूड इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, मेराइन लाइफ के लिए बहुत it is harmful। So by the end of the year more than 90% of the ocean experienced heat wave condition at some point। तो यहाँ पर भी दिक्कत आई। Glaciers, big chunks of ice, they lost more ice in 2022 than in any other year since 1950 because of extreme melting in places like North America में, यूरोप के अंदर। फिर उसके बाद अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ की बात करूँ, सो द अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जब मैं सोलर पावर की बात करती हूँ, विंड पावर की बात करती हूँ, दैट वाज एडेड इन 2023, इट इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 50% एज कंपेयर टू द ईयर बिफोर। इसका मतलब कंट्रीज आर यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और रही बात WMO के बारे में, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इट्स लाइक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग ऑन, इट स्टार्टेड, मैं इसके बताऊंगी व्हेन इट गॉट स्टार्टेड। तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम IMO विच वॉज फाउंडेड इन 1873। सो इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। येस, वेदर, क्लाइमेट एंड रिलेटेड साइंस पे ये फोकस करती है। अभी इसमें एस्टैब्लिश इन 1950। कितने कंट्रीज हैं दैट आर द मेंबर्स? 191 कंट्रीज टिल डेट आर द मेंबर्स ऑफ WMO। They work together to share the information, to improve the understanding of weather and climate. So the main office of WMO is in Geneva, Switzerland, headquarters, right? Highest decision-making body is World Meteorological Congress. Governance structure की बात है। Its supreme body is World Meteorological Congress, right? Representatives from all the member countries, they come together every 4 years. It meets at least every 4 years. ये line important है, right? Executive Council है, that is made up of 36 member की Executive Council that meets every year to carry out these policies. And the Secretariat is led by Secretary General, right? तो ये हो गया अपना WMO के बारे में। अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग योर IPHE 41st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। अब सबसे पहले तो न्यू दिल्ली के अंदर और इम्पॉर्टेंट हो गया, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन इकोनॉमी, IPHE, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। 2003 में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड। इट इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप। करंटली इसके अंदर 23 मेंबर्स हैं एंड यूरोपियन कमीशन है। मैं इसके बारे में समझा देती हूँ पहले। इसका मेन गोल क्या है? कंट्रीज को हेल्प करना कि आप क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ शिफ्ट करें।
like by using technologies like fuel cells, hydrogen, right? So IPHE acts as a way for countries to organize to carry out research, development, testing, use of hydrogen and fuel cell technologies. So ऐसा platform हो गया. The countries can work together to make these technologies better and more widely used. ठीक है. So इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी एक ग्रुप है जहां पर कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर्क टुगेदर, दे शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पॉलिसीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू दैट आर यूजिंग फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन. सो मेंबर्स इसमें लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो. मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ. 23 मेंबर्स हैं, ये सारे आपको पता ही है. सो IPHE एक ऐसा फोरम है जहां पर कंट्रीज टॉक अबाउट देयर रूल्स, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, एनी कोई भी प्रोजेक्ट पे दे आर वर्किंग ऑन. सो एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, दे मूव टूवर्ड्स, मतलब सब साथ में आगे तेजी से बढ़ेंगे ना, वो पर्पस हो गया. सो इट इज टू मेक इट, मतलब द मेन एम इज टू ऑफ दिस IPHE इज टू मेक इट cheaper, to easier for countries to use fuel cells, hydrogen in their economies, right? So ये हो गया अपना IPHE. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं with the next article, that is Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare recently inaugurated Krishi Sammelan Farmers Meet organized by ICAR, Central Plantation Crops Research Institute. बात कर लेते हैं फिर CPCRI के बारे में, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट. चलिए लेट्स मूव अहेड विद दिस. 1970 में ये एस्टैब्लिश हुआ था एज वन ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम अंडर ICAR. हेडक्वार्टर्स केरला के अंदर है, कैसरगोड, केरला, आप जैसे प्रोनाउंस करें. सो इनिशियली CPCRI वॉज टास्क्ड विद रिसर्चिंग क्रॉप्स, जैसे कोकोनट हो गया, कोकोआ, कैश्यू, ऑयल पाम के बारे में हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, स्पाइसेस. लेकिन रिसर्च ऑन कैश्यू, ऑयल पाम, स्पाइसेस, मतलब उसके लिए इट बिकम अ सेपरेट इंस्टीट्यूट. 2023 के अंदर देयर इज Palmyra palm that was added as a new crop for CPCRI to study. ठीक है जी. So to undertake research on all these cashew, oil palm, spices, इसका यही mandate है. The research on this cashew, oil palm and spices was later de-linked from CPCRI और 2023 के अंदर एक new crop जो है इसमें add कर दी गई थी. ठीक है जी. तो the research work at CPCRI is organized into 5 main areas, 5 divisions. क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये डिविजन फोकस करता है कि अच्छा आप बेटर वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स लेकर आए. दे वर्क टू क्रिएट प्लांट्स दैट आर मोर रिजिलियंट, राइट, प्रोड्यूस हायर यील्ड्स, दे आर बेटर सूटेड टू डिफरेंट क्लाइमेट्स. तो वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट. दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन, स्टडिंग द बेस्ट वेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप्स, राइट. So they look at factors like soil condition हो गया, watering techniques हो गई, planting methods हो गई. Then you have crop protection. So this division is all about keeping crops safe from pests, diseases and many other threats. So researchers here develop strategies कि अच्छा आप कैसे manage कर सकते हो ये issues को, कैसे prevent कर सकते हो, farmers को कैसे help कर सकते हो to protect their crops और अपनी harvest को maximize करें. Then you have physiology, biochemistry and post-harvest technology. It focuses on understanding the inner working of plantation crops. मतलब कैसे plants grow करते हैं, develop करते हैं, they produce fruit, right? How to preserve and process the harvested crops. Then you have social science. ठीक है, human side of agriculture, उसको ये division देखता है. Institute also holds International Coconut Gene Bank for South Asia in Kidu, Karnataka. ठीक है. Last but not the least, the institute also serves as the headquarter of All India Coordinated Research Project on Palms. तो अगर आपसे ये prelims में statement पूछी जाए, so मालूम होना चाहिए.
ठीक है जी, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई डू रीड योर कमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी दैट यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, यू आर टेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यू आर लविंग दीज लेक्चर्स। इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। एंड आई फील लाइक थैंक you so much for showing so much love and giving such nice comments. So yeah, आज के सेशन के लिए इतना ही. We'll meet you with other session. Till then, take care. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.